साथी नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास पर बात कर रहे थे, जिसमें कंपनी की स्थापना से लेके और 1784 तक के एक्ट पर मैं बात कर चुका हूँ। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे, तो फिर चलते बिना किसी देरी के। तो भैया आज अपन लोग पढ़ेंगे 1786 का एक्ट। चलिए सर, यह 1786 का अधिनियम। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं इसमें थोड़ा सा उसका बेस लेके आता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो आपको पता था कि 1784 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ था कि कंपनी, ठीक है, 1784 के एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार थे वो सब अलग अलग कर दिए गए थे, और व्यापारिक अधिकार को तो निदेशक मंडल के हाथ में दे दिया गया था, और जो राजनीतिक अधिकार थे उनके देखरेख के लिए एक नई संस्था बन गई थी जिसका नाम बना था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में काम करती थी गवर्नर जनरल की परिषद। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक जो अधिकार थे वो अलग अलग हो गए। अच्छा, इसको तो दे दिया गया निदेशक मंडल के हाथ में, और इसको दे दिया गया नियंत्रक मंडल के हाथ में। ये एक नई संस्था बन के तैयार हुई थी 1784 के एक्ट में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पूरा उसमें देखिए, बेस से बताया मैंने। नियंत्रक मंडल, अच्छा, नियंत्रक मंडल में भैया आपके 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और ये देखरेख करता था किसको? गवर्नर जनरल की परिषद को। गवर्नर जनरल की परिषद को। और गवर्नर जनरल की परिषद में आपको पता है कि 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद की उसकी सदस्य संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई थी। और ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल बिना इनके सूचना के कोई कार्य नहीं करेगा। मतलब गवर्नर जनरल को किसी राजा के साथ संधि करने, समझौता करने, युद्ध करने के लिए इन लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी, नियंत्रक मंडल या निदेशक मंडल या नियंत्रक मंडल। ये मामला था यहाँ पर। तो फिर 1786 में क्या था? अब देखो, गवर्नर जनरल है लेकिन वो स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता बिना इनके। तो 1786 के एक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर गवर्नर जनरल को ये परमिशन मिल गई कि वो जब विशेष परिस्थितियां हों उस समय क्या कर सकता है, अपनी परिषद के निर्णय को खारिज कर सकता है और अपना निर्णय दे सकता है। यानी पहली बात यहाँ पर मिली कि विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को समाप्त कर सकता है और अपना निर्णय दे सकता है। ये चीजें थी। दोनों में आपको अंतर समझने आने लगा होगा कि 1784 के एक्ट के तहत जो नियंत्रक मंडल बन के तैयार हुआ था उसके अंडर में ये गवर्नर जनरल की परिषद कार्य कर रही थी, और गवर्नर को ये बात कही गई थी कि वो बिना किसी की परमिशन के किसी राजा से संधि या समझौता नहीं करेगा। ठीक है। 1786 के एक्ट में थोड़ी सी छूट दी गई। कहा गया कि भैया जब परिस्थितियां बहुत ही विशेष हों उस समय तुम अपनी परिषद के निर्णय को खारिज कर सकते हो और अपने निर्णय को लागू भी कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां और दे दी गई। यानी जो सैन्य व्यवस्था है उसका प्रमुख एक तरीके से इसको और यहाँ पर मान लिया गया। तो एक पॉइंट तो यहाँ से ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को अब प्रधान सेनापति की शक्तियां और दे दी गई। तो देखो, पहला काम क्या हुआ कि विशेष परिस्थितियों में वो परिषद के निर्णय को खत्म कर सकता है
और अपना निर्णय दे सकता है। दूसरा, गवर्नर जनरल के पास अब आ गई प्रधान सेनापति की भी शक्तियां, ठीक है, मतलब एज ए सैन्य व्यवस्था वाला कुछ हक इसको मिल गया। ऐसा अधिकार पाने वाला कौन सा गवर्नर बना पहला आपका, ठीक है, यानी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसके पास गवर्नर के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्तियां भी उसे प्राप्त हुई। तो ऐसे गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस करके, ठीक है, वालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा गवर्नर हुआ जिसके पास गवर्नर के साथ साथ प्रधान सेनापति की भी शक्तियां थी। जब मैं आपको मॉडर्न पढ़ाऊंगा उसके अंतर्गत बताऊंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में डिटेल से। फिलहाल दो एक तो प्रश्न में बता ही देता हूं। तो इसे सब सिविल सेवा का जनक कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो पुलिस सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। इसके साथ साथ आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इस लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेथ कहां पर हुई, तो भारत में ही डेथ हुई और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी समाधि है। ये चीजें हैं। यहाँ से हमको 1786 के एक्ट से क्या क्या बातें समझ में आई कि भैया 1784 के अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या 4 से घटा के जो 3 कर दी गई थी। साथ ही साथ गवर्नर जनरल से ये कहा गया था कि वो किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए नियंत्रक मंडल या निदेशक मंडल से पूछेगा जरूर, ठीक है। तो 1786 द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, 1786 द्वारा यहाँ पर हुआ कि अब विशेष परिस्थितियों को निर्णय को रद्द कर सकता है और अपना निर्णय ला सकता है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति वाली भी शक्तियां मिल गई और ऐसा अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। और इनका जो देहांत हुआ वो भारत में ही हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी क्या है, समाधि है। ये एक बार पूछा भी गया है प्रश्न कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल की समाधि भारत में है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। यूपी पीसीएस में ये प्रश्न आया गया कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो 1786 के बाद हम लोग साथियों चलेंगे 1793 के अधिनियम पर, 1793 के चार्टर एक्ट पर चलते हैं। फिर इसको आप कर लीजिए। (1793) का चार्टर एक्ट, ठीक है। अच्छा देखो 1786 में क्या हुआ कि उसे प्रधान सेनापति की शक्तियां मिल गई। विशेष परिस्थितियों में वो नियमों को खारिज कर सकता है, ये चीजें थी। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो सर 1784 में जो ये नियंत्रक मंडल बना था, किस लिए ये बना था कि कंपनी के जो राजनीतिक चीजें हैं उसकी ये अब देखरेख करेंगे, इसलिए ये बना था 6 सदस्य। यानी पूछा जाए कि नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई, तो 1784 के अधिनियम के तहत हुई आपकी, और इसमें सदस्य कितने थे, तो 6 सदस्य थे, ठीक है। अब बात आई कि इनको वेतन कहां से मिलेगा, तो पहली बार 1793 के एक्ट में ये कहा गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। आप देख रहे हैं काम कंपनी के लिए करेंगे ये लोग और वेतन इनको दिया जाएगा भारत के राजस्व से। इतनी बात यहाँ तक बढ़ के आ गई, यानी यहाँ पर पहला मुद्दा आपका आ गया कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन जो मिलेगा वो भारतीय राजस्व से मिलेगा, ये चीजें यहां पर कर दी गई, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर बड़ा मोड़ एक तरीके से आ गया कि सब काम ये कंपनी के लिए करेंगे और इन्हें पैसा भारतीय राजस्व से मिलेगा।
इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो आपका लिखित कानून के आधार पर प्रशासन की यहीं से नींव पड़ी। यानी एक बात और की गई कि अब जो भी कानून व्यवस्था चलेगी वो एज ए लिखित आधार पर पड़ेगी। तो लिखित कानून द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है। अब जब लिखित आधार पर कानून चलने लगा तो वो कैसा कानून है, इस सब की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया? तो आपका न्यायालय को दिया गया। और कानूनों की या विधियों की व्याख्या का जो अधिकार दिया गया, वो आपको किसको दिया गया? तो न्यायालय को दिया गया। तो 1786 और 1793 के तीन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। उससे क्या क्या आ सकता है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई? तो 1786 के एक्ट द्वारा। इसके साथ साथ आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसे गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की भी शक्तियां मिली? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसके साथ साथ पूछ लेगा किस अधिनियम द्वारा ये रोक लगाई गई थी कि गवर्नर जनरल बिना किसी के परमिशन के कोई भी राजा से संधि समझौता नहीं करेगा? तो 84। और किसके तहत ये कह दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में वो कानून को खारिज, परिषद के कानून को खारिज कर अपना कानून ला सकता है? 1786। 93 के तहत क्या हुआ कि नियंत्रक मंडल के जो सदस्य हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की बात कर दी गई। लिखित आधार पर प्रशासन करने की यहाँ से नींव पड़ी। जितने भी कानून वगैरह थे उनकी व्याख्या करने का अधिकार जो था वो आपका न्यायालय को दिया गया। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम। देखो, अब आपने देखा इनके हाथ में लगभग सब चीजें थी, पूरी तरीके से भारत पे कब्जा था, क्योंकि 93 में भारतीय राजस्व से राजस्व देने की तो बात कर ही दी थी। यानी नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे उनको वेतन भारतीय राजस्व दिए जाने लगा था। 1813 में इन लोगों के दिमाग में एक और बात आई कि आखिरकार भारत में ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ज्यादा ईसाई लोग हो जाए। तो 1813 के अधिनियम के द्वारा बड़ी चाल चली गई। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा गया। अब अगर किसी को अपने रंग में ढालना हो तो उसे अपनी सभ्यता सिखा दो, ये चीज होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब वगैरह नहीं पीता, धूम्रपान नहीं करता, पहले आप उसे कराइए, उसके बाद वो खुद करने लग जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इंग्लिश वाले ट्रेंड में नहीं थे, भारतीय थे। तो शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया और इसके लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा के लिए कहा गया। क्या क्या हुआ? पहली बात यहां पर सामने आई कि आपका धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा गया। इसके साथ साथ क्या हुआ? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष व्यवस्था की गई। साथ ही साथ क्या हुआ? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो यहाँ पे खत्म कर दिया गया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करने का उसे अधिकार रह गया कंपनी को। क्या क्या हुआ? तो आप कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। मतलब सीधा सा कहा गया कि आप जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाइए। दूसरा काम क्या हुआ कि 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष
प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ क्या रहा, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, केवल चाय व चीन को छोड़कर। देखो साहब, प्रारंभ में क्या था कि कंपनी व्यापार कर रही थी और उसका एकाधिकार था, उसके अलावा और कोई बंदा व्यापार नहीं कर सकता था, सीधा मामला ये था। और जब एक ही व्यक्ति अगर किसी चीज का व्यापार करेगा तो बस सीधी सी बात है उसको ज्यादा फायदा होगा। तो 1813 में क्या हुआ, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया। अब कंपनी केवल चाय के साथ, ठीक है, यानी चाय का जो व्यापार होगा वो केवल कंपनी ही कंपनी करेगी और चीन के साथ जितना भी व्यापार होगा वो केवल कंपनी ही कंपनी करेगी। बाद बाकी जो भी व्यापार है भारत से वो सभी ब्रिटिश लोग करेंगे, ऐसा कहा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई? 1813। किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया प्रतिवर्ष? 1813। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया केवल चाय और चीन के साथ छोड़कर? 1813। इसके साथ साथ क्या हुआ कि भारत में अब जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह थे उन्हें आने की अनुमति दे दी। ठीक है, भारत में डॉक्टर, इंजीनियर्स को आने या बसने की अनुमति दे दी। ठीक है, आने या बसने की अनुमति दे दी और इसके लिए इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आज्ञा लेनी थी, या ऐसे कह सकते हैं लाइसेंस लेना था। यानी एक और बात कह दी कि आप भारत में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आ सकते हैं, बस सकते हैं, बशर्ते उन्हें क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो कंपनी थी उसको अधिकार दे दिया गया कि अब वो प्रधान सेनापति, गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, कंपनी को अब अधिकार दे दिया गया कि वो गवर्नर जनरल या प्रधान सेनापति, ठीक है। पहले इन लोगों की नियुक्ति कौन करता? तो जो निदेशक मंडल या नियंत्रक मंडल वगैरह के सदस्य होते वो करते। ठीक है, अब जो कंपनी के लोग हैं वो यहां से कर सकते, ये चीजें थी। इसके साथ साथ क्या हुआ, अभी तक जो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई सरकार जो कानून बनाती थी, अब इस कानून का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया। और वो अनुमोदन कौन करेगा? तो ब्रिटिश सरकार करेगी, ऐसा कहा। यानी कह सकते हैं कि 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी गई। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, केवल चाय व चीन के साथ छोड़कर। भारत में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको बसने आने जाने की सलाह दी गई। केवल कहा गया कि तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। कंपनी को अधिकार दे दिया कि वो गवर्नर जनरल या प्रधान सेनापति की नियुक्ति कर सकती है। कलकत्ता, मद्रास और बंबई जो कानून बनता था उस कानून को अनुमोदित होना अनिवार्य हो गया ब्रिटिश संसद द्वारा।
यानी पहले ये कानून बनता और लागू हो जाता, लेकिन इसके तहत क्या हुआ कि पहले उसको पता करेंगे सही है या गलत है, उसके बाद लागू होगा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। 1833 33 का अधिनियम। देखो अभी तक आपने 1886, 1893 और पहले 1786, 1793 और अभी 1813 आपने पढ़ा। 1786 मैंने क्या बताया था कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अगर चाहे तो परिषद के निर्णय को समाप्त कर सकता है और अपने निर्णय को दे सकता है। उसे गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति वाली भी शक्तियां मिल गई और ऐसा अधिकार पाने वाले पहले थे कॉर्नवालिस, जिन्हें भारत में पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। 86 के अधिनियम में क्या हुआ, 1786 में, कि नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे उन्हें वेतन दिया जाने लगा भारतीय राजस्व से। लिखित आधार पर प्रशासन करने की बात कर दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, जो कानून वगैरह जितनी होगी उसकी व्याख्या का अधिकार दिया गया न्यायालय को। मामला आगे बढ़ा 1813 में। तो जब ये लोग चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई बने, तो शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था जो वो समाप्त कर दिया गया, केवल चाय व चीन के साथ छोड़कर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सकें। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को यहाँ आने जाने की या बसने के लिए कह दिया गया, केवल उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना था। जो कानून व्यवस्था थी उसमें क्या हुआ कि जो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई कानून था उसका अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। ये सब चीजें देखी। 1833 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ भैया, यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और उसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए भी कह दिया गया कि वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है। अर्थात कह सकते हैं सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया। और उसकी जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, तो 1784 में उसमें घटा के सदस्य संख्या 3 कर दी गई थी। अब उसमें एक और नया सदस्य बढ़ा दिया जो विधि सदस्य के रूप में जाना गया। वो बैठकों में तो भाग लेता लेकिन वोट नहीं करता। ये चीजें थी। इसके साथ साथ 1833 के तहत अब बिल्कुल ही कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो सब तरीके से खत्म कर दिया गया। तो देखते हैं एक बार फिर से क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का या संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा बना कौन व्यक्ति, तो विलियम बेंटिंग बने। विलियम बेंटिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग भारत, कोई अगर पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर कौन है तो आपका विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनके समय में ही आपका सती प्रथा जो कानून है वो पूरी तरीके से बंद हुआ। पूछा जाए किस अधिनियम के तहत रोक लगी तो 1833 के अधिनियम के तहत रोक लगी। फिर 1848 में जाके पूरी तरीके से इसी के सेक्शन 5 जो है उसके द्वारा रोका गया। तो बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत के लिए
कानून बना सकता था, ये चीजें थी। यानी कह सकते हैं सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। तो क्या क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसा पहले गवर्नर बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया, नया सदस्य शामिल किया गया, जिसे आप विधि सदस्य के रूप में जानते हैं, विधि सदस्य। और यही विधि सदस्य आगे चल के अगर हम 1834 की बात करें तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना। ये आपसे पूछ लेगा, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सबसे पहली बार विधि सदस्य को शामिल किया गया? तो 1833 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ ब्रिटिश काल में? तो 1834 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग को कब बना? तो स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग जो बना वो 1955 में बना। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके MC शीतलवाड़ करके, जो भारत के पहले महान्यायवादी भी रहे। उसके बाद अभी पिछले महीने खबर थी कि 21वां जो होगा वो विधि आयोग गठित किया जाएगा, जिसमें 6 सदस्य के रूप में होंगे। अभी तो 4 सदस्य थे। तो क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। परिषद में एक नया सदस्य शामिल हुआ जिसे विधि सदस्य कहा। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना। स्वतंत्र भारत में अगर पूछी जाए तो 1955 में पहला बना, जिसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। ठीक है। हुआ ये कि जो ये कानून बना सकते थे, ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसको साहब संपूर्ण राजस्व का भी अधिकार दे दिया। राजस्व का पूर्ण अधिकार दे दिया। यानी कह सकते गवर्नर जनरल को राजस्व पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया। और पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का भी अधिकार यहाँ दे दिया गया। तो इतने पॉइंट तो आपने यहाँ देख लिए कि बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। ऐसा पहले बने विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, सत्ता का केंद्रीकरण कर सकता है। नया सदस्य शामिल हुआ जिसे विधि सदस्य कहा। ठीक है। पहला विधि आयोग 1834 में बना। स्वतंत्रता के बाद 1955 में बना। और इस अधिनियम द्वारा 1833 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व का पूर्ण अधिकार दे दिया गया और पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का भी अधिकार दिया गया। और थोड़े से इसके पॉइंट है, उसको भी मैं बता देता हूँ तुम्हें, जो महत्वपूर्ण ज्यादातर पूछे जाते हैं आपसे। तो क्या हुआ, इसी के तहत क्या हुआ भैया, 1833 के तहत व्यापारिक जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार जो था पूर्णतः समाप्त। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाहे वह चीन के साथ छोड़कर किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 1813 है। और ये पूछा जाए अगर आपसे कि पूर्णतः किसके तहत, मतलब चाहे वह चीन के साथ भी, उसको भी अलग कर किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के अधिनियम द्वारा। यानी प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के अधिनियम द्वारा। और केवल चाहे वह चीन को छोड़कर, तो 1813। ऐसे प्रश्न आपसे कई एक बार पूछा गया। ठीक साहब।
अच्छा, अब जब कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया तो फिर कंपनी के पास क्या बचा? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। तो अब कंपनी का को दे दिया गया राजनीतिक व प्रशासनिक। ठीक है, अभी तक जो राजनीतिक मामला था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में था, अब मामला आ गया कंपनी के ही हाथ में। मतलब अब तुम व्यापार मत करो, अब तुम शासन की सोचो। यहां से पता चलता है कि वास्तविक तौर में भारतीय संविधान की जो झलक है वो यहां से पता चलती है। प्रश्न भी दो एक बार पूछा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के आंशिक संकेत मिलते हैं? तो वो 1833 के अधिनियम द्वारा मिलते हैं। देख रहे हैं, एकाधिकार समाप्त कर दिया, अब सब लोग व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ साथ सभी नागरिकों को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। भारत में बसने का अधिकार दे दिया गया निःशुल्क, मतलब वहां से लोग आ सकते हैं या बस सकते हैं। और कंपनी अब जो काम करने लगी वो आपका राजनीतिक प्रशासनिक काम करने लगी। तो इससे आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से ज्यादातर पूछे जाते हैं? पहला कौन सा कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1833 के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसके तहत बनाया गया? तो 1833 के द्वारा। पहला ऐसा कौन बना? तो विलियम बेंटिंक बने। ठीक है, भारत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसे एक पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने के लिए कहा गया? 1833। राजस्व पर पूर्ण अधिकार किसके तहत आया? 1833। ब्रिटेन से भारत में बसने के लिए, आने जाने के लिए पूर्ण से स्वतंत्रता किसके तहत दी है? अधिकार किसके तहत दिया? 1833। तो ये सब चीजें हैं। इससे आगे हम लोग जो पढ़ेंगे 1833 के बाद 1853 का अधिनियम, और उस अधिनियम के बाद साहब ऐसा मोड़ आएगा कि पूरी सत्ता बीच में आपका 1853 के अधिनियम के समय राज्यों को विलय किया जा रहा होगा, क्योंकि उस पर डलहौजी साहब होंगे यहाँ पे। तो डलहौजी राज्य हड़प नीति चल रही होगी, उसके चलते क्या होगा? 1857 की पूरी क्रांति हो रही होगी, और क्रांति के चलते जो ब्रिटेन की सत्ता थी, जो ब्रिटेन का जो क्राउन था, वो इस तरीके से मतलब घबराने लगेगा कि शायद ये लोग जिस तरीके से यहाँ कब्जा कर रहा है वैसे वहां ना कर लें। तो यहाँ सत्ता चलाने के लिए सीधी सीधी फिर जो सत्ता हो जाएगी वो आपकी फिर कंपनी की बजाय ब्रिटेन के हाथ में हो जाएगी। यानी कह सकते हैं आप कि 1600 के अधिनियम से लेके 1853 तक का जो अधिनियम है वो तो आपके आए किसके तहत? कंपनी के शासन के लिए। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 1600 से लेके 1853 तक भारत पे जो शासन रहा वो कंपनी का रहा, और 1858 से लेके 1947 तक जो सत्ता रही वो किसके हाथ में रही? ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में रही। तो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, फिर 1853 के अधिनियम को मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। और मेरा एक विशेष कार्य मैं किसी भी क्लास में कभी नहीं कहता आपसे, तो आप तो समझ ही गए होंगे, कर दिया करिए, कमेंट कर दीजिए करिए, कोई भी सुझाव हो उसके लिए। ठीक है, बाद बाकी क्वालिटी वगैरह का आप देख रहे हैं, अभी लॉकडाउन है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं पता उसको बता दीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।